आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 7th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जो है सोशल साइंस से और हमारे अवर पास्ट से ली गई है यानी कि हिस्ट्री से, और वर्कशीट का नंबर है 10 और आज की डेट है 28 अक्टूबर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी हेडिंग देखते हैं, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। आपको याद ही होगा कि हम पिछली बार जब बात कर रहे थे तो दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, कुतुब मीनार के बारे में भी बात की थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जब ये सल्तनत शुरू होती है या दिल्ली पर शासन करना शुरू होता है मुस्लिम शासकों का, जिसे हम सल्तनत के नाम से जानते हैं, उन्होंने इसका एक्सपेंशन कैसे किया, इसको बढ़ाया कैसे, क्योंकि दिल्ली तो छोटी जगह है या छोटा राज्य है, तो इसका विस्तार कैसे हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ। तो इसको हम पढ़ रहे हैं गैरिसन टाउन से एम्पायर। तो अब ये गैरिसन टाउन क्या है? एक्चुअली गैरिसन टाउन वो जगहें थी जहाँ पर ये इन्होंने अपना जो इनका मूल स्टेट है, मतलब जो इनका अपना जहाँ पर ये राज्य करते हैं, जो दिल्ली है, दिल्ली को इन्होंने आसपास से बहुत ऐसे टाउन्स के रूप में इस्टेब्लिश कर लिया जिनको चारों तरफ से फोर्टिफाइड किया हुआ था। फोर्टिफाइड मतलब होता है कि अपने चारों तरफ से बहुत ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें बना रखी हैं और उसके अंदर रहते हैं इनके जो सैनिक हैं, वो सैनिक जो इनकी रक्षा भी करते हैं, इनके लिए युद्ध भी करते हैं। तो ऐसे टाउन जिसके अंदर इनकी आर्मी रहती थी और वो टाउन चारों तरफ से ऊंची मोटी मजबूत दीवारों से घिरे हुए होते थे, फोर्टिफाइड होते थे, उसे हम कहते थे गैरिसन टाउन। अब देखिए, गैरिसन टाउन की जब हम बात करें तो इसके आसपास, गैरिसन टाउन के बाहर के जो आसपास के क्षेत्र होते थे, वो सारे क्षेत्र होते थे इंटरनल फ्रंटियर। क्या? इंटरनल फ्रंटियर। और दूर के, बहुत दूर के क्षेत्र जो होते थे, एरिया जो होते थे जिन पर इनका कोई कंट्रोल नहीं होता था, उसे कहते थे एक्सटर्नल फ्रंटियर। तो अब बढ़ते हैं आगे। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि शब्द बार बार आएंगे तो क्लियर होना जरूरी है कि जो इनके ये टाउन है, गैरिसन टाउन जो है, द सल्तनत सेल्डम कंट्रोल्ड द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज एंड वर देयर फॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट, प्लंडर फॉर सप्लाईज। मतलब शुरू में तो स्थिति ऐसी थी कि जो इनके गैरिसन टाउन थे उसके अंदर जब ये रहते हैं, इनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि जो इनके आसपास के एरियाज थे, जिसे हम कह रहे हैं इंटरनल फ्रंटियर कह रहे हैं, इंटरनल फ्रंटियर पर भी इनका कंट्रोल नहीं था। जब इन्होंने एकदम इनके अर्ली एम्पायर की बात करें तो एकदम एम्पायर भी नहीं था तब तो इनका, तब सिर्फ टाउन थे इनके। तब गैरिसन टाउन जिस वक्त थे इनके एकदम शुरू में, तब इन्हें क्या करना पड़ता था? अपने जीवन को चलाने के लिए ट्रेड करना पड़ता था, ट्रिब्यूट या टैक्स पर ये डिपेंड करते थे, और इतनी बुरी स्थिति थी कि इन्हें प्लंडर भी करने पड़ते थे, लूट मार करनी पड़ती थी, जगह जगह पर आक्रमण कर दिया और फिर वहां से सामान लूट लिया। ऐसा क्यों करना पड़ता था? ऐसा इसलिए करना पड़ता था क्योंकि इनका कंट्रोल नहीं था अभी वहां पर, क्योंकि नए नए शासक थे ये, इसलिए वहां इनका कंट्रोल नहीं था। और जो दूर की जगहें थी वहां पर तो स्थिति इतनी खराब थी कि जरा सा भी कुछ हो जाए तो इनके सारे जितने भी वहां से कम्युनिकेशन के जितने भी इनके मीडियम थे वो सब खत्म हो जाते थे। जैसे कि बंगाल था, बंगाल आप नक्शे में देखेंगे आपको दिखाई आसानी से दे ही जाएगा। और सिंध का मतलब जो आज का हमारा पंजाब है, और उसमें भी जो हमारा पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है करीब, वो और दूर पड़ता था। तो ऐसी जगहों की तो ऐसी स्थिति थी कि वहां पे इनके गैरिसन टाउन होते हुए भी गैरिसन टाउन पर से इनका कंट्रोल जो है वो खत्म हो जाता था। और जैसे चाहे मान के चलो किसी ने विद्रोह कर दिया, रिबेल जिसे हम बोलते हैं, रिबेलियन के टाइम पर, वॉर के टाइम पर, यहाँ तक कि अगर वेदर खराब हो गया तो बिल्कुल इनका कोई कम्युनिकेशन ही नहीं रह जाता था। और एक और बड़ी प्रॉब्लम थी इनके लिए कि रिबेल, वॉर, वेदर का खराब हो जाना, और फोर्थ थिंग जो दूसरे अफगानिस्तान के मंगोलियन इन्वेशन थे, जैसे ये खुद भी तो हमला करके भारत में आए थे और दिल्ली पर इन्होंने कब्जा किया, बिल्कुल इसी तरीके से और भी थे
जो दिल्ली पर कब्जा करना चाहते थे, तो उनमें से अगर कोई बाहरी लोगों में से अगर कोई इन पर आक्रमण कर देता था या रिबेल कर देता था, जब इनको पता चलता था कि सल्तनत में कुछ भी ऊपर नीचे चल रहा है, अभी स्थिति खराब है, तो वो लोग रिबेल कर देते थे ताकि यहाँ पर वो अपना शासन स्थापित कर सके। तो ऐसी सारी स्थितियों में इनके लिए यहाँ पे सरवाइव करना शुरू में तो बहुत मुश्किल हो गया था। किसके लिए? सल्तनत के लिए शुरू में यहाँ पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। ऐसा नहीं है कि वो बाहर से आए और उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उनके लिए सब कुछ बहुत आसान था। शुरू में उनके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे जिसकी हमने बात की कुतुबुद्दीन ऐबक ने के टाइम से ये शुरू हुआ। लेकिन एक्चुअल जब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत कंसोलिडेशन occurred ड्यूरिंग द रेन ऑफ गियासुद्दीन बलबन। आपको ये याद रखना है, गियासुद्दीन बलबन के टाइम में एक्चुअली इनका शासन शुरू होता है। उससे पहले तो बस स्थिति ऐसी थी जैसे हमने ऊपर पढ़ी। गियासुद्दीन बलबन के बाद चीजें सुधरना शुरू होती हैं और अलाउद्दीन के टाइम में तो इतना एक्सपेंशन कर लेते हैं ये कि हम कह सकते हैं कि इन्होंने अपना एक बड़ा एम्पायर स्थापित कर लिया था। बड़ा बड़ा बहुत बड़ा एम्पायर बन गया इनका। और मोहम्मद तुगलक के टाइम में तो और भी ज़्यादा एक्सपेंशन हुआ। तो इतना एक्सपेंशन की जब हम बात करें, एक्सपेंशन कैंपेन्स वर 2 टाइप्स। तो ये इन्होंने कैसे किया? इन्होंने 2 तरीके के काम किए, कंट्रोल करने के लिए और एक्सपेंशन के लिए। पहला इन्होंने ये किया कि इनके जो गैरिसन टाउन्स थे, उनका जो इंटरनल फ्रंटियर था, मतलब उसके बिल्कुल आसपास की जो जगहें थी जहाँ से इन्हें व्यापार कर पाते थे, जहाँ से इन्हें खाने पीने के सामान की आपूर्ति होती थी, अगर ये कहें, सबसे पहले उन्होंने उस पर कंट्रोल किया। उस पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने 2-3 काम किए। पहला काम जो इन्होंने किया वो ये किया कि सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेट द हिंटरलैंड ऑफ द गैरिसन टाउन। इन्होंने सबसे पहले उन पर कंट्रोल किया। और दूसरी चीज उन्होंने क्या की, उन पर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जो गंगा और यमुना जैसे 2 नदियां होती हैं, कहीं पर भी 2 नदियां जब आपस में मिलती हैं तो उनके बीच का जो क्षेत्र होता है वो बहुत उपजाऊ होता है, बहुत फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइज क्यों होता है? क्योंकि नदियां अपने साथ बिछा जो मिट्टी बहा कर लेकर आती हैं उसमें होते हैं बहुत सारे मिनरल्स, जिसकी वजह से वो जगह जो लैंड होती है वो बहुत फर्टिलाइज होती है। तो ऐसी जगहों पर ऐसे लोग रहते थे जो हंटर गैदरर टाइप होते थे। और हंटर गैदरर जब वहां रहेंगे तो वो जगह किसानों को तो नहीं मिल सकती। तो इन्होंने युद्ध के जरिए से उन हंटर और गैदर्स को वहां से हटाया और उन जगहों को साफ करवा के किसानों को दे दिया कि अब तुम यहाँ खेती करो। तो जब किसानों को खेती की जमीन इनकी वजह से मिलेगी तो वो इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था तो करेंगे ही, टैक्स वगैरह तो इन्हें देंगे ही। तो दूसरी चीज इन्होंने ये की अपने इंटरनल फ्रंटियर पर कंट्रोल करने के लिए। और थर्ड चीज इन्होंने क्या की, इंटरनल फ्रंटियर के लिए इन्होंने जो भी टाउन्स थे अपने आसपास, जो भी इनके गैरिसन टाउन्स के आसपास का जो इंटरनल फ्रंटियर है, वहां पे जो रोड हैं उनको अच्छा करवाया ताकि ट्रेड अच्छे से चल सके। तो यहाँ पे लिखा ट्रेड रूट्स, और उन रूट्स को और अच्छा मजबूत करवाया ताकि इजिली वहां पे ट्रेड हो सके। अब ट्रेड होगा तो उनके पास धन आएगा, धन आएगा तो वो उनको टैक्स भी देंगे, भाई मनी आएगा तभी तो टैक्स दिया जाएगा। तो ये थी इंटरनल फ्रंटियर की बात। अब एक्सपेंशन के लिए उन्होंने दूसरी चीज क्या की? दूसरी चीज की इन्होंने एक्सटर्नल फ्रंटियर के लिए। एक्सटर्नल फ्रंटियर मतलब जो दूर दूर की जगहें थी उन पर कंट्रोल कैसे किया जाए। तो सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी की बात करें। अलाउद्दीन खिलजी ने ऑर्डर किया अपनी जो सैनिक थे, अपनी आर्मी थी, कि जाओ और जाकर दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया के जो क्षेत्र हैं, एरिया हैं, या वहाँ के जो किंगडम था या वहाँ के जो राजा थे, उनके जो अपने राज्य थे, उनको जाकर जीतो, मतलब उनको हराओ और हराकर उनसे उस पर कब्जा कर लो। एक चीज तो ये। और दूसरा यही काम सबसे ज्यादा किसके टाइम हुआ? मोहम्मद तुगलक के टाइम में। तो मोहम्मद तुगलक के टाइम में तो स्थिति ऐसी थी कि जो उपमहाद्वीप के नाम से, सब कॉन्टिनेंट के नाम से हम जानते हैं इंडिया को, तो जो सब कॉन्टिनेंट है, भारत सब कॉन्टिनेंट, उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सल्तनत एम्पायर में आता था। इसमें इतना एक्सपेंशन हुआ मोहम्मद तुगलक के टाइम में। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अब एक तो ये कि इन्होंने अपनी सेना को भेज दिया, आर्मी को भेज दिया, जाओ युद्ध करके और जीतो। और दूसरा, उन्होंने युद्ध करने के बाद क्या किया, जीतने के बाद वहां पर जितने भी उनके पास जिन राजाओं को इन्होंने हराया, उनके पास जो एलिफेंट्स थे, हॉर्सेस थे, स्लेव्स थे, और जो भी उनके पास प्रीसियस मेटल्स थे, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर, ये सब चीजें, हीरे मोती जवाहरात जिनकी हम बात करते हैं, डायमंड वगैरह, ईटीसी, वो सब इन्होंने लूट लिए, अपने कब्जे में कर लिए।
इसके बाद इन्होंने जो वहाँ की आर्मी थी उनको हटा दिया हराने के बाद, और उनको उनकी जो सिटी थी उनको अपने कब्जे में कर लिया, उन पर अपना रूल शुरू कर दिया, यानी कि उनको अपने एम्पायर में शामिल कर लिया। एक्सपेंशन तो यही होता है कि दूसरों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लो, तो उनके इन्होंने सिटीज को, स्टेट्स को अपने राज्य में मिला लिया, यानी अपने एम्पायर में मिला लिया। और इसी तरीके से ये हुई हमारी वर्कशीट की खास बातें। सीधी सी बात है, और वहां से टैक्स लेना भी यही शुरू कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जब वहां कंट्रोल कर लिया तो टैक्स तो यही लेंगे ताकि ये और मजबूत हो सके। तो कुछ कुछ चीज़ें जो यहाँ पर आई थी इन्होंने, वैसे मैंने आपको बता दी हैं, पर यहाँ पर फिर भी कुछ हेडिंग्स दी हुई हैं, हम रिपीट कर लेते हैं। हिंटरलैंड क्या होता है? हिंटरलैंड मैंने आपको बताया था, जो इनकी सिटी थी, गैरिसन सिटी थी, गैरिसन सिटी के आसपास का जो एरिया है, ये भी लिखा है ना, लैंड्स एडजेसेंट लिखा है। एडजेसेंट मतलब जो जुड़ा हुआ है, बिल्कुल इनके गैरिसन टाउन्स के साथ जो एडजेसेंट जगहें थी, सिटी के आसपास जितनी भी गाँव वगैरह थे जो इनको सप्लाई कर सकते थे गुड्स और सर्विसेज, हम उन्हें हिंटरलैंड के नाम से जानते हैं। गैरिसन टाउन मैंने आपको बता ही दिया है, ये फोर्टिफाइड जगहें होती थी जिसमें सोल्जर्स और जो राजा है वो रहा करते थे, यानी कि सुल्तान रहा करते थे। और दो लैंड के बीच की, दो रिवर्स के बीच की जो लैंड होती, जो मैंने आपको भी बता ही दिया था, दो अब अब हमसे इन्होंने पूछे हैं क्वेश्चन। उससे पहले एक और खास बात देखिए, आपने बुक उठानी है और पेज नंबर 34 35 पर दो मैप दिए हुए हैं, आपको वो देखना है। 35 पर मैप दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो एरिया जीतने के लिए अपनी सेना भेजी थी उन्हें रेड कलर के एरो से दिखाया गया है। अब फटाफट से उसे चेक कीजिए। सेकंड, इन्होंने पेज नंबर 34 पर मैप नंबर 2 दिया हुआ है। मैप नंबर 2 को जब आप देखेंगे तो वहीं पर आपको इन्होंने जो बताया ना कि दूर दूर वाले जो क्षेत्र थे, जिसमें हमारा सिंध है, पंजाब वाला एरिया आज का, और दूसरा बंगाल, जहां बंगाल है वहीं दिखाई देगा, वो दोनों आपको ढूंढने हैं उस पर। अच्छा जी, ये तो हुई ये बात। इसके अलावा मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे पूछा है कि दो गैरिसन टाउन के नाम बताने हैं, और उनके नाम बताने हैं जो डिस्टेंट थे, यानी दिल्ली सल्तनत से बहुत दूर थे। तो दो नाम मैंने अभी भी आपको बताई दिए, सिंध और बंगाल। लेकिन इसके अलावा भी दो नाम मैंने आपको बताए हैं, बनारस और अवध, ताकि आप थोड़ी सी मेहनत करें नक्शे पर ढूंढने में इन चारों जगहों को। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड इन्होंने हमसे पूछा है कि इन हुज रेन सल्तनत रीच इट्स फारदेस्ट एक्सटेंड, सबसे ज्यादा एक्सटेंशन जो हमारी हुई सल्तनत टाइम में, ये एक्सपेंशन सबसे ज्यादा किसके टाइम में हुई? तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन महाद्वीप का सबसे बड़ा हिस्सा हमें मोहम्मद तुगलक के काल में दिखाई देता था। क्योंकि इन्होंने बिल्कुल क्लियर करके नहीं पूछा, इसलिए हमने दोनों के नाम बता दिए हैं कि सबसे ज्यादा एक्सपेंशन वैसे अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, लेकिन अगर एरिया वाइज सबसे ज्यादा एरिया किसके पास था तो हम कहेंगे मोहम्मद तुगलक के पास था। तो हमने लिख दिया है, द ग्रेटेस्ट एक्सपेंशन ऑफ सल्तनत ऑकर्ड during the time of Alauddin Khilji, but it was at its peak at the time of Muhammad Tughlaq। और सेकंड थिंग इन्होंने, थर्ड थिंग इन्होंने हमसे पूछी है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रंटियर, जो मैंने आपको अभी भी समझाया था। इसके आंसर को बताने से पहले मैं आपसे करना चाहती हूँ छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और आपका सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा एक रेड कलर का निशान जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक करें और चैनल सब्सक्राइब सिर्फ एक ही बार करना है, और वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलो बढ़ते हैं थर्ड आंसर की ओर, एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर वो होते थे जो गैरिसन सिटीज के एडजेसेंट एरिया होते थे, कि बिल्कुल चिपके हुए एरिया जहां से इन्हें फूड ईटीसी की सप्लाई होती थी। और सेकंड थिंग जो इन्होंने पूछे, एक्सटर्नल फ्रंटियर। एक्सटर्नल फ्रंटियर होता था जो दूर दूर की जगहें होती थी गैरिसन सिटीज से दूर, आउटसाइड द गैरिसन सिटीज, एक तरीके से अगर हम कहें तो। ये थी आज की अच्छी सी छोटी सी प्यारी सी और बहुत ही नॉलेज वाली वर्कशीट। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, और वीडियोस में साथ बने रहने के लिए थैंक यू।